हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ पार्ट 2। हम लोग इसके पिछले पार्ट्स में कुछ एंशिएंट जो थ्योरीज थी उसको पढ़े थे, लेकिन आज जो हम लोग का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज ही हम लोग जाने कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई। यहां पर समझने से पहले जान लेते कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और किन किन चरणों में हुई, किसने इसको प्रस्तुत किया, किसकी थ्योरी मान्य है, ये चीज यहां पर हम लोग समझेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो है जो थ्योरी मानी गई, जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है वो है मॉडर्न थ्योरी। जो मॉडर्न थ्योरी है, इस मॉडर्न थ्योरी को ही जो है माना गया। जो मॉडर्न थ्योरी है इसको मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जो है जानते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कैसे जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो आधुनिक समय के वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई है, उस समय जब एक जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था, जब जो है एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पाया जा रहा था, तो उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो है इस प्रकार के जो है वहां पर जो है उस तरह के वातावरण थे कि जिससे जो है जो नॉन लिविंग सब्सटेंस था, उस नॉन लिविंग सब्सटेंस से जो है जो नॉन लिविंग पदार्थ थे, उस नॉन लिविंग पदार्थ से जो है लिविंग सब्सटेंस का यहां पर निर्माण हुआ। तो इस तरह से जीवन की उत्पत्ति जो है ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जब जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, आद्य जो है वातावरण था, तो उस आद्य वातावरण में कुछ इस प्रकार की कंडीशन थी कि जिससे जो है वहां पर निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई। सबसे मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ। तो ऐसा आज आधुनिक वैज्ञानिक इस चीज को भी मानते हैं कि आद्य जो प्राचीन या आद्य जो वातावरण था वो उस समय जो है जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग स्टेट में था, मतलब कि वह जो है रिड्यूस स्टेट में था, अर्थात जो है वह जो है अपचायक दशा में था, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। तो जिसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है जो भी पदार्थ उपस्थित थे उन पदार्थों का जो है विघटन नहीं होता था, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन होते गए और उससे जो है जीवों की उत्पत्ति मानी गई। जैसा कि एक चीज और बताया जा चुका है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, माना जाता है लगभग जो है अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ की, पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग जो है 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, और उस 4.7 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी बनी वह एक गैसीय पिंड का गोला था, अर्थात जो है वहां पर जो एक कह सकते दहकता हुआ आग का गोला था। तो एक ऐसे जो है यहाँ पर पृथ्वी थी, आद्य पृथ्वी, जो एक गैसीय पिंड था और दहकते हुए आग के गोले के समान था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर कुछ इस प्रकार के कंडीशन होना शुरू हुए। अभी उसमें हम लोग आगे चलेंगे, स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि लगभग जो है 4.7 अरब वर्ष पूर्व में के बीच में जो है बहुत सारी यहाँ पर क्रियाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। उन सारी घटनाओं को यहाँ पर समावेशित किया गया है जिसकी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी है। इसमें ऐसा माना जाता है कि उस समय आद्य जब वातावरण था तो उसमें जो है जो इवोल्यूशन हुआ आद्य वातावरण में, वो इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन हुआ। जब प्रारंभ में इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो इवोल्यूशन जो था वो एक केमिकल इवोल्यूशन था, रासायनिक उद्विकास था। उस रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जो है जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ, यानी प्राइमोर्डियल लाइफ की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ ये किस समय हुआ, तो केमिकल इवोल्यूशन उस समय हुआ जब उसमें तीन घटनाएं हुई। पहली घटना हुई कि जब एक आदि सागर का निर्माण हुआ, एक प्रिमिटिव ओशियन बना। पहली एक प्रिमिटिव ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, एक निर्माण हुआ, पहला जो है कंडीशन। दूसरी जो है
उस प्राचीन आद्य जो वातावरण था उसमें जो है दूसरा कंडीशन था, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट था। काइनेटिक एनर्जी के सोर्स जो है वह अधिक थे। काइनेटिक एनर्जी के जो सोर्स है या स्रोत है वो अधिक था। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो एटमॉस्फेयर था वो जो है रिड्यूस्ड स्टेट में थे, रिड्यूसिंग था। तो इस तरह से यहां पर तीन जो है घटनाएं थी और इन तीन घटनाओं के कारण वहां पर केमिकल इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ। इसी केमिकल इवोल्यूशन की देन है जिससे कि प्राइमोर्डियल लाइफ की उत्पत्ति हुई। हालांकि हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है यह मॉडर्न थ्योरी है। इस मॉडर्न थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया और किसकी थ्योरी मान्य सर्वमान्य किसकी हुई? तो जो मॉडर्न थ्योरी है इसका सबसे पहले जो है अध्ययन ए.आई. ओपेरिन ने विस्तृत रूप में किया। ए.आई. ओपेरिन ने एक विस्तृत रूप में किया। इनकी बुक का नाम था, अगर बात करें जो इनका है बुक्स नेम, इनके पुस्तक के नाम की अगर बात किया जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इनके बुक का नाम। इनकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति इनकी बुक का नाम था। उसी समय एक और वैज्ञानिक थे हेल्डेन। उसी समय एक और वैज्ञानिक थे हेल्डेन जिन्होंने बाद में जो है भारतीयता यानी इंडियन की जो नागरिकशिप ले लिए थे, यानी कि यहां पर जो है ये बाद में भारतीय हो गए थे हेल्डेन। हेल्डेन ने भी जो है बहुत सारे प्रयोग किए। उनकी परिकल्पना कुछ इसी परिकल्पना पर आधारित था। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के समान इनकी भी परिकल्पनाएं थी और दोनों की परिकल्पनाएं लगभग सेम थी, जिसको बाद में स्टैनले मिलर ने जो है सिद्ध कर दिया प्रयोगों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो यहां पर है वो एक्सपेरिमेंटल था, वो प्रायोगिक था, अर्थात उसके बारे में जो है पूरी पुष्टि की गई। तो इस प्रकार से यहां पर जो ए.आई. ओपेरिन है उनकी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें इन्होंने पूरे जीवन की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया अपने प्रयोगों के द्वारा। बाद में इसकी पुष्टि जो है स्टैनले मिलर ने किया था। अब वो जो पूरा इन्होंने गाथा लिख करके बैठा कि पूरी ओरिजिन ऑफ लाइफ किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई, ये जीवन की उत्पत्ति यहां पर जो है उसको समझने के लिए इसको 8 चरणों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर उस ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना है तो उसको 8 स्टेप पे डिवाइड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, एक निकल करके सामने आएगा कि किस प्रकार से केमिकल इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से जो है वहां पर प्राइमोर्डियल लाइफ की इवोल्यूशन हुआ। तो उसको लोग समझेंगे। हालांकि जो ओपेरिस थ्योरी था, ये ओपेरिस थ्योरी जो है मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से जानता है, मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से जानता है। तो इसको हम लोग जो है पदार्थवाद के नाम से जानते हैं। इसको जो है पदार्थवाद के नाम से जानते हैं, या इसको जो है बायोकेमिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। बायोकेमिकल इवोल्यूशन, बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। हालांकि पहले जो है इसको जो फिजियोकीमो इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको जो है बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से जाना गया। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम लोग 8 चरणों में पढ़ेंगे, 8 स्टेप में कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले चरण की बात करते हैं यहां पर फर्स्ट स्टेप। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में एटॉमिक फेज था। जो फर्स्ट स्टेप है ये एटॉमिक फेज के नाम से जाना गया। इसको हम लोग एटॉमिक फेज कह सकते हैं। इन्होंने क्या बताया कि ओपेरिस ने कि जब ये पहले जो पृथ्वी था वो एक दहकता हुआ आग का गोला था और उसमें जो है गैसीय पिंड था। अर्थात कह सकते हैं कि उस जो पिंड था उस पिंड में बहुत सारे विविध प्रकार के गैस उपस्थित थे। ये गैस कुछ इस प्रकार से थे, इनके जो तत्व थे वो आपस में बार बार संघनन होना शुरू हुआ। जो संघनन के फलस्वरूप, जैसा कि बिग बैंग हाइपोथेसिस बताया गया, जो बिग बैंग थ्योरी थी, उस बिग बैंग थ्योरी में भी इसी प्रकार की कुछ संकल्पनाओं को बताया गया, उसी संकल्पनाओं को आगे बढ़ा दिया गया। तो इस संकल्पना का यह मत था कि जो सबसे पहले इस जो पृथ्वी था, ये पृथ्वी एक दहकता हुआ आपका गोला था, एक घूर्णीय पिंड था, एक गैसीय पिंड था। गैसीय और घूर्णीय पिंड होने के कारण क्या इसमें लगातार मोशन होता रहता था, मींस वहां पर काइनेटिक एनर्जी का सोर्स था।
तो लगातार मोशन होता रहता, तो जिससे क्या हो कि विविध प्रकार के जो तत्व वहां पर प्रेजेंट थे, विविध प्रकार के एलिमेंट्स जो प्रेजेंट थे, वो सारे तत्व अब उसमें कुछ जुड़ जुड़ करके कुछ भारी तत्व, कुछ हल्के तत्व और कुछ उससे भी हल्के तत्व बनाए। इस प्रकार पृथ्वी का जो है एक कोर, सेंट्रल कोर पार्ट बना, एक जो है उसके ऊपर का एक आवरण बना, मेंटल बना, ये, और उसके ऊपर एक जो है यहां पर एटमॉस्फेयर, जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना, यानी एक यहां पर सेंट्रल कोर बना, सेंट्रल कोर, सेकंड जो है मेंटल बना, प्रवाल, और थर्ड जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना। अब इसमें जो सेंट्रल कोर है उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट थे, कुछ सबसे भारी धातुएं थी वो यहां पर जो है प्रेजेंट थी, हैवी मेटल्स यहां पर थे। कुछ जो है लाइट मेटल्स जो थे, जो हल्के कुछ थे, वो यहां पर मेंटल बनाए, और जो सबसे हल्के थे, एकदम से लाइट, बहुत ही ज्यादा हल्के तत्व, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनकी अधिकता जो है ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आज के हम लोग की बात करें, जो आज का इस वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान समय में जो हम लोग की चारों ओर का आवरण है, ये चारों ओर का आवरण यानी एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर उसमें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। हालांकि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जैसे आज हम लोग बात करते हैं, इसमें 90% जो था वो हाइड्रोजन की उपलब्धता थी। उस समय का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है सबसे अधिक अगर कोई था तो वो था हाइड्रोजन उपस्थित था। तो इस प्रकार पहला जो स्टेप था उसमें एटॉमिक फेज था, मतलब परमाणुओं की उपस्थिति वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में थी, और वो परमाणु जो है आपस में संग्रहित होकर के इस पृथ्वी का एक आवरण बनाए, पृथ्वी का एक सेंट्रल कोर, पृथ्वी का आवरण, और पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जो है अब वहां पर वायुमंडल का निर्माण किया। उस वायुमंडल विभिन्न प्रकार के जो है हल्के गैस थे, ऐसे हल्के गैस थे जो उस वायुमंडल में उड़ सकते थे। तो ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ molecules and inorganic compounds। तो इस तरह से जो दूसरा स्टेप है, इस दूसरे स्टेप में जो है यहां पर एक अकार्बनिक यौगिक तथा मॉलिक्यूल्स की जो है यहां पर जो है ये क्या नाम है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पर जो एक जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो है अणुओं की यहां पर निर्माण हुआ। हमने जैसे कि बताया कि प्रारंभ में फर्स्ट स्टेप में पूरे परमाणु उपस्थित थे, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में थे, वो स्वतंत्र अवस्था जो है मिल करके पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जो उसके पार्ट्स बनाए। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि अब ये जो मॉलिक्यूल जो है एटम थे, वो एटम आपस में संग्रहित होना शुरू हुआ। एटम क्या हुए, आपस में अब संग्रहण होना शुरू हुआ, और इस संग्रहण के फलस्वरूप यहां पर जलवाष्प बना। जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन जितनी भी आदि वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन थी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड स्टेप, ध्यान रखें। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड सेवन स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। अभी देखेंगे क्या केस में आता है। यही एक ऐसी घटना थी जिस घटना के कारण जो है पूरी की पूरी जो है वायुमंडल थी, आदि वायुमंडल, वो पूरी की पूरी रिड्यूस्ड हो गई। कैसे होगी देखेंगे। तो इस एटमॉस्फेयर में जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जितने भी हाइड्रोजन थे, वो हाइड्रोजन वहां पर उपस्थित जितने भी जल थे, वो ऑक्सीजन थे, उस ऑक्सीजन से मिल करके यहां पर एक वाटर वेपर बना दिया, जल वाष्प बना दिया। जल वाष्प हमने इसलिए कहा क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने बताया अपने ही इसी टॉपिक में कि जो पृथ्वी था, वो पृथ्वी एक दहकता हुआ आग का गोला था। अब पृथ्वी एक दहकता हुआ आग का गोला था, तो उस पर कहीं ना कहीं अगर वो जल बन रहा तो जल जलवाष्प के रूप में बनेगा, वो जल के रूप में नहीं बनेगा, तरल बूंदों के रूप में नहीं बन सकता है। तो ये जलवाष्प यहां पर बना। इस तरह से एटमॉस्फेयर, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था,
वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गायब हो गया। जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है O2 एब्सेंट हो गया। अब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन नहीं बचा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया और वो जल वाष्प बन गया। मीन्स यहीं पर जो है जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कन्वर्ट हो गया, अब जो है रिड्यूस्ड स्टेट में आ गया। अब जो है वो रिड्यूस्ड स्टेट में आ गया। अब वहां ऑक्सीडाइज स्टेट नहीं रहा, यानी अब वहां पर कोई पदार्थ रखा है तो उसमें सड़न घुलन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया। ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं लगेगी, मतलब कि वो जो है उसमें किण्वन नहीं होगा, किण्वन नहीं, या नहीं क्या कह सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी नहीं होंगे। तो इस तरह से O2 यहां पर एब्सेंट हो गया। तो इस तरह से यहां पर जो है कुछ अणु बने, जैसे O2 अणु बन गया, H2 अणु बन गया, H2O एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया, एक सिंपल सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हो गया। इसके अलावा जो है कुछ कार्बन की मात्रा थी जो CO2 के रूप में परिवर्तित हो गई, कार्बन की मात्रा थी जिससे CO2 भी बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से कुछ यहां पर जो है पदार्थ बनना शुरू हुए। अब इसके बाद जो है थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप को हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस चरण में क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन कैसे हुआ? उसी समय इन्होंने क्या माना कि जो लावा था, ज्वालामुखी था, वो ज्वालामुखी फटा और उस ज्वालामुखी फटने से वहां पर जो है बहुत अधिक मात्रा में, जैसे ही ज्वालामुखी फटा तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है वहां पर नाइट्राइट्स एंड कार्बाइड्स मुक्त हुए। तो जब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उस ज्वालामुखी के विस्फोट होने से उसके लावा से जो है बहुत अधिक मात्रा में नाइट्राइट्स और कार्बाइड्स यहां पर उत्पन्न हुआ। ये नाइट्राइट्स और कार्बाइड्स यहां पर क्या किया, जो कार्बाइड्स था, ये कार्बाइड्स जो है जो पृथ्वी का जलवाष्प था H2O, इस जलवाष्प से क्रिया कर लिया और क्रिया करने के बाद मेथेन यहां पर बना लिया। इसके अलावा जो नाइट्राइट्स था, वो नाइट्राइट्स भी जो है वो भी जलवाष्प से क्रिया किया और क्रिया करने के बाद यहां पर जो है अमोनिया का निर्माण कर लिया, NH3 बन गया। इसके अलावा जो है इसी में जो हाइड्रोजन था और जो कार्बन था और जो नाइट्रोजन था, ये भी क्रिया करके यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड का यहां पर निर्माण कर लिया, हाइड्रोजन साइनाइड बन गया। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड यानी एक जो है काफी सिंपल जो है कार्बनिक यौगिक के पहले चरण में बना, यानी तीसरे स्टेप के प्रारंभिक चरण में जो है एक सिंपल सा जो है कार्बनिक कंपाउंड्स का बनना शुरू हो गया। यानी यहां पर क्या बन गया, मेथेन बन गया, यहां अमोनिया बन गया, यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण हो गया। अब इसमें लगातार, अब उसी साथ क्या होगा कि जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार जलवाष्प है गिर रहा है, और जैसे पृथ्वी पर पड़े और पृथ्वी चूंकि एक दहकता हुआ का गोला था, वो वहां से जलवाष्प में उड़ जाता था। तो धीरे धीरे करोड़ों वर्ष लग गए जो है यहां पर, और इस करोड़ों वर्ष के दौरान जो है धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर कुछ कम होना शुरू हुआ। अब पृथ्वी का टेम्परेचर जब लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ गया, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो जल था वो जल वाष्प अब जो है एक जो जल वाष्प था, वाटर वेपर था, ये जल वाष्प अब कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया एक तरल बूंद के रूप में, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि ये यहां पर जल की बूंदों में कन्वर्ट हो गया, और ये जल की बूंद अब पृथ्वी पर गिरी और ये यहां पर एक कनेक्ट होकर के ओशियन बना लिया। इससे क्या बन गया, एक प्रिमिटिव ओशियन बन गया, एक प्राचीन जो है आदि सागर का निर्माण इसने कर दिया। अब ये जो पदार्थ है हाइड्रोजन साइनाइड या मेथेन या अमोनिया, अब इनके बीच में लगातार क्रियाएं होना शुरू हो गई। यानी थर्ड स्टेप की अगले चरण में क्या होगा, इसके अंतिम चरण में थर्ड स्टेप के प्रारंभिक चरण में ये सिंपल वाले बने, अंतिम चरण में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना शुरू हुआ।
तो अब इसके अंतिम चरण में क्या हुआ कि ये जो मेथेन था या अमोनिया था या हाइड्रोजन साइनाइड था, इनके बीच परस्पर प्रतिक्रिया होना शुरू हो गया। अब उस परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या है कि वहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू हो गया, न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू हो गया। इस प्रतिक्रिया में फैटी एसिड बनना शुरू हो गया, इस प्रतिक्रिया में ग्लिसरॉल बनना शुरू हो गया। इस प्रतिक्रिया के दौरान जो है यहां पर अमीनो एसिड बनना शुरू हो गया, अमीनो एसिड बनना शुरू हो गया। इस प्रतिक्रिया में विभिन्न प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स बनना शुरू हो गए, पॉलीसैकेराइड बन गया। तो ये सब जो पदार्थ यहां पर बन करके सामने आया, वो सारे के सारे जो पदार्थ थे, वो पदार्थ कहीं ना कहीं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है कंपोनेंट्स है। इसको हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके समूह को कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कंपोनेंट्स क्या थे, यही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जो है कह सकते हैं कि स्टार्टिंग कर दिया। इसी चीज को थर्ड स्टेप है, इसी थर्ड स्टेप में स्टैनले मिलर में जो प्रयोग है वो इस थर्ड स्टेप को ये फॉलो करता है, और उन्होंने भी सिद्ध किया कि किस प्रकार से केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा ये बना। क्योंकि जब बरसात होती थी तो लगातार बारिश, और साथ में बरसात के साथ साथ में जो बिजली की कड़क भी होती थी, लगातार जैसे ही बारिश हो, बारिश जब बंद हो तो बिजली की कड़ाके जो है बिजली की कड़ाक निकलती थी, लगातार जो पूरा एटमॉस्फेयर था उस पर लगातार बिजली की कड़क होती रहती थी और जल वाष्प करता रहता था। धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर जब कम हुआ, फिर भी बिजली की जो कड़क थी वो लगातार बनी रहती थी, और इसके फलस्वरूप जो है कुछ परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, शुगर, फास्फेट, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर बनना शुरू हुए, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण यहाँ पर हो गया, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। सभी जीव, जो सभी सजीव कोशिकाएं, उन सजीव कोशिकाओं का एक कह सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स बनाया। तो इस तरह से तीसरे स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्राइमोर्डियल ऑर्गेनिज्म, उसका एक जो है कुछ सब्सटेंस कंपोनेंट्स बनना शुरू हो गया। इसके अलावा इसमें अब जो है फोर्थ स्टेप में, जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप, इस फोर्थ स्टेप में यहां पर हेडिंग है ओरिजिन ऑफ कोलॉइड्स, कोएसरवेट्स, इंडिविजुअलिटी, सब्सटेंस। अब यहां पर क्या हुआ कि एक ओरिजिन हुआ किसका, कोलॉइड या कोएसरवेट का। देखिए कोलॉइड या कोएसरवेट कैसे बना, इसको समझेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे, जो तीसरे स्टेप में बना, ये जो पदार्थ थे, ये सारे के सारे पदार्थ जो अब आपस में और संग्रहित होना शुरू हुआ। इसमें हुआ क्या कि अब ये कुछ इस प्रकार से कि विद्युतावेश था, जिस प्रकार के प्रोटीन, जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन और ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बना है। ये प्रोटीन जो है कुछ इस प्रकार से थे कि ये इलेक्ट्रोचार्ज थे, मतलब ये विद्युतावेशी थे, ये इलेक्ट्रोचार्ज थे, अर्थात ये विद्युतावेशी थे। तो इस विद्युत आवेश के कारण क्या होता था कि ये जल की सतह पे जाता था, लेकिन वो चिपकता नहीं, मतलब जल में घुलता नहीं था, कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रोटीन बना कि जो विद्युतावेश था, और उस विद्युतावेश के कारण जो है जब वो जल की बूंदों में गया तो वो जल में जो है घुला नहीं। इस प्रकार एक इलेक्ट्रोचार्ज होने के कारण प्रोटीन ऐसा बना कि जो वहां पर जो है जल में घुलता नहीं था, और उसी को नाम दे दिया गया कोलॉइड। यानी कोलॉइड्स की कुछ छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हुई। ये जो कोलॉइड की छोटी छोटी बूंदें फिर परस्पर इनमें संग्रहण हुआ। जो कोलॉइड ड्रॉपलेट्स था, एक नन्ही नन्ही सी बूंदें थी, ये कोलॉइड ड्रॉपलेट्स आपस में मिल करके अब ये जो है कोलॉइड सिस्टम बना लिया। अब ये आपस में मिल करके एक कोलॉइड सिस्टम का निर्माण यहां पर कर दिया। ये जो कोलॉइड सिस्टम है, ये कोलॉइड सिस्टम इसी को जो है
जो सिडनी फॉक्स थे, ठीक है, जो सिडनी फॉक्स थे, साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, इन्होंने इसी जो कोलॉइड सिस्टम था, जो कोलॉइड सिस्टम है, इस कोलॉइड सिस्टम को इन्होंने जो है बायोस्फीयर को माइक्रोस्फीयर नाम दिया, माइक्रोस्फीयर नाम दिया। तो इस प्रकार जो है एक माइक्रोस्फीयर नाम दिया सिडनी फॉक्स। ये जो कोलॉइड सिस्टम था ये जल में घुलता नहीं था, वरन जल को अपनी सतह पर जो एब्जॉर्प्शन करता था। ये वाटर एब्जॉर्प्शन करने का काम करता था। कोलॉइड सिस्टम करता क्या था, ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता था, वाटर एब्जॉर्प्शन करता था, अधिशोषण करता था, जल का अधिशोषण करता था और जल के अधिशोषण कर उसके ऊपर एक आवरण बना लेता था। इसी को जो कोलॉइड सिस्टम है, इसी को जो है ओपैरिस ने इसी को कहा कोएसरवेट, इसी को कहा कोएसरवेट्स। जो ओपैरिन थे, आयोपैरिन, इन्होंने ही इस कोलॉइड सिस्टम को जो है कोएसरवेट के नाम से इसको जो है कहा। तो इसके आगे भी समझते हैं। अब ये कोएसरवेट है, ये कोएसरवेट के अगर कुछ क्वालिटीज की बात करें, इसके गुणों की बात किया जाए, यहां पर कुछ इसके विशिष्ट गुण भी हैं, तो उस गुण की अगर बात किया जाए कि इसमें जो कोएसरवेट है, ये कोएसरवेट एक तो जल में घुलता नहीं, पहले बता चुके हैं, ये जल में घुलता नहीं, लेकिन ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। ये क्या करता है, जस्ट पीछे लिखा हूं मैं, ये जल का अधिशोषण करता है। अब ये जल का अधिशोषण करने के बाद क्या करता था, उसके ऊपर जैसे कोलॉइड मान लेते हैं, तो ये जल का अधिशोषण कर लेता, उसके ऊपर एक और बना लेता था, उसके ऊपर एक और कवरिंग मेम्ब्रेन बना लेता था जल का अधिशोषण करके। जब कवरिंग मेम्ब्रेन बना था, तो चूंकि ओशियन में सारे मेटल्स प्रेजेंट थे, सारे जो भी धात्विक आयंस थे वो आयनिक रूप में वहां पर प्रेजेंट थे, क्योंकि हमने पहले बता दिया है विभिन्न प्रकार के धातु या मेटल्स या आयंस जो है पहले तत्व थे, फिर जो है उसके परमाणु अणु और फिर वो आयंस के रूप में कन्वर्ट हुए। तो जब जल की नन्ही बूंदें जो कोई उससे चिपकती थी, उसके ऊपर वो एब्जॉर्प्शन करता था, तो उसके साथ साथ मेटल्स भी वहां पर आते थे। इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ कि ये लगातार करते करते यहां पर न्यूक्लियो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक ऐसी संरचना बनी कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन के समान था। तो इस तरह से यहां पर एक लिविंग जो जीवित जो कोशिका है, उस कोशिका के समान पदार्थ बनना शुरू हो गया इसमें। तो ये फोर्थ स्टेप पे क्या हुआ, इसमें कोलॉइड सिस्टम या कोएसरवेट का निर्माण हुआ। ये कोएसरवेट क्या करता था, जल की बूंदों को अपने तरफ सतह पर चिपकता था जब जल की बूंद, तो उसका वह अधिशोषण करता था और फिर उसको कवरिंग मेम्ब्रेन बनाता था। अब उस अधिशोषण के समय विभिन्न प्रकार के मेटल्स आयंस भी जो उसके अंदर प्रवेश कर जाते थे। तो इस प्रकार से अब यहां पर एक जो है सिस्टम कार्य करने लगा, और वो जो है तंत्र जो है धीरे धीरे एक गोल स्फीयर के रूप में बना, जिसे जो है माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया। किसने नाम दिया, सिडनी फॉक्स ने उसको माइक्रोस्फीयर नाम दिया। अब फिफ्थ स्टेप में आते हैं, पांचवें चरण में क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप देखिए, जो पांचवा चरण है, यहां पर ओरिजिन ऑफ वायरस एंड प्राइमोर्डियल लाइफ, प्राइमोर्डियल लाइफ या ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। अब यहां पर पांचवें चरण में क्या हो कि जब उसमें कुछ मेटल्स आयन प्रेजेंट होना शुरू हुआ, तो यहां पर जो है जो न्यूक्लियोटाइड्स था, उस न्यूक्लियोटाइड से कुछ पदार्थ जो बने वो यहां पर न्यूक्लिक एसिड बना लिया, और इसके अलावा जो अमीनो एसिड था, वो अमीनो एसिड यहां पर जो है प्रोटीन बना लिया। हालांकि आज भी इस पर मतभेद है। मतभेद क्या है कि जैसे एक कहावत सुने होंगे कि पहले मुर्गी आई अंडा आया, बड़ी अच्छी सी कहावत है कि पहले मुर्गी आई अंडा आया, तो वो तो थे तार्किक बातें। यहां पर भी कुछ इस प्रकार की तार्किक बातें हो रही है। आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो भी आज तक इसमें संशय में है कि पहले न्यूक्लियोटाइड्स आया या प्रोटीन आया, मीन्स पहले न्यूक्लिक एसिड आया या प्रोटीन आया। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के कंपाउंड्स पता किया तो एक डीएनए भी होता है और एक आरएनए होता है, एंड आरएनए, तो इसमें दो चीज होते हैं, डीएनए के रूप में होता है या आरएनए के रूप में होता है न्यूक्लिक एसिड।
अब वही संशय आज भी बना हुआ है कि पहले न्यूक्लिक एसिड आया या पहले प्रोटीन आया। तो इस चीज को ध्यान देना है कि इस पर संशय आज भी कि पहले प्रोटीन बना कि पहले न्यूक्लिक एसिड बना, क्योंकि लोगों साथ बना, तो इसके कोई प्रमाण यहां पर नहीं दिखते। तो इस यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो पहली स्टेप में क्या हुआ कि जैसे आज का वर्तमान समय का वायरस है, हो सकता है इन्होंने माना कि हो सकता है वो जो विषाणु बना उस समय का, वो जो जीव बना, ऑर्गेनिज्म बना, प्राइमोर्डियल लाइफ बना, वो हो सकता है आज के विषाणुओं के समान रहा हो, लेकिन ये विषाणु से भिन्न था। ये भी कहा कि ये जो आज के समय के विषाणु इनसे भिन्न रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ उसके लक्षण आज के विषाणु के समान ही थे। तो इस तरह से जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, या तो डीएनए जुड़ा या तो आरएनए जुड़ा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं उपस्थित हुए। इस तरह से यहां पर एक प्राइमोर्डियल लाइफ अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया। अब चूंकि यहां पर जो है जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें, जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, ये भी पता है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। तो इससे क्या हुआ कि अब ये अपना स्वद्विगुणन करना शुरू करेंगे। अब अपना ये स्वद्विगुणन करना शुरू किए, जिसके फलस्वरूप जो न्यूक्लियो प्रोटीन बना है वो धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि भी करने लगा। तो इस तरह से यहां पर सेल्फ रेप्लिकेशन भी होने लगा और जीवों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन वो कैसा था, अभी वो नॉन लिविंग के कुछ जो भी नॉन लिविंग से हटा है, लेकिन अभी वो लिविंग में नहीं है, इसलिए वायरस को कहा जाता है कह सकते हैं कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होता है वो जो वायरस है वो जीवित तथा निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी होती है। तो इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता प्रकट हुई, और ये सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है, इसके कारण इसमें लगातार जीवों की वृद्धि होती गई। और संभवतः माना जाता है कि आज की जो आधुनिक समय है, उस समय के जो विषाणु है उसके समजात ये रहे होंगे, अर्थात उसके समान रहे होंगे। तो इस प्रकार से पांचवें स्टेप में जो है प्राइमोर्डियल लाइफ की उत्पत्ति हुई, एक ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जिसमें कुछ जीवन था। क्यों जीवन था? क्योंकि उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन पाया जाता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन था, अतः उसे जीव माना गया। क्योंकि वो द्विगुणन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता था, अतः उसे जीव माना गया। लेकिन हमने पहले दूसरे चरण बता दिया है कि आदि वातावरण अभी तक क्या है, ये अपचायक दशा में है, ऑक्सीजन नहीं है, अतः इस संख्या तो बनेगी लेकिन उस संख्या का विघटन नहीं होगा, उस संख्या का विघटन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग कॉस्मिक इवोल्यूशन को भी ध्यान में रख करके पढ़ना है। तो इस तरह से यहां सेल्फ रेप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन वहां पर विघटन नहीं हो रहा है, मतलब बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो वहां पर लगातार बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये प्रक्रिया पर चलती रहती है। फिर आते हैं सिक्स स्टेप पे। छठे चरण में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब यहां पर क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। अब जिसमें होता है कि उन्हें क्या लगा कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये प्रोटीन थे, लेकिन ये भी ध्यान रखें जो प्रोकैरियोट्स है ये भी हेट्रोट्रॉप्स ही है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स तो है लेकिन ये कैसे है, ये हेट्रोट्रॉप्स है, ये भी चीज को ध्यान रखना है। हेट्रोट्रॉप्स थे, ये हेट्रोट्रॉपिस तो परपोषी दशा थे। तो ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन बना, अब इसमें धीरे धीरे और भी जो है जो पदार्थ थे वो पदार्थ आकर के जुड़ना शुरू किया, फैटी एसिड हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, और इस तरह से एक मेम्ब्रेन बनना शुरू हुआ, लिपिड आवरण। तो अब यहां पर क्या हुआ, एक लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन बन गया, एक लिपोप्रोटीन का ऊपर की ओर एक मेम्ब्रेन बन गया, लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन बन गया। और ये जो मेम्ब्रेन था ये एकदम से जो है सेलेक्टिव परमिएबल कला की भांति कार्य कर रही थी, एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य कर रही थी। तो जिसके कारण चयनात्मक जो इसमें जो है पारगम्य कला की बात कर रहे थे, तो कुछ ही चीजों को अंदर था, बाहर आने जाने देती थी। तो अब ये जो लिपोप्रोटीन कहां बना, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसके कहीं सेंटर वाले भाग में जाकर के इकट्ठा होने लगा, सेंटर वाले भाग में इकट्ठा होने लगा।
तो इस तरह से सबसे पहले प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। हालांकि पहले जो सबसे पहले माना जो बैक्टीरिया उत्पत्ति हुई, चूंकि टेम्परेचर अभी भी अधिक है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि जलवाष्प लगातार होती चल रही है और जल की भरा है, धीरे धीरे टेम्परेचर कुछ कम होता गया और इस टेम्परेचर कम होने के कारण कुछ इस प्रकार के पहले जीव उत्पन्न हुए जो कि उच्च तापक्रम पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे, अर्थात आर्की बैक्टीरिया की उत्पत्ति। अब ये आर्की बैक्टीरिया जो यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है, ये आर्की बैक्टीरिया से धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ और ट्रू बैक्टीरिया यहाँ पर बनना शुरू हुआ। लेकिन अभी जो बैक्टीरिया यहाँ पर थे, उन बैक्टीरिया में जो है वो सभी के सभी जो केवल हेट्रोट्रॉपिस में ही थे, परपोषी ही थे। परपोषी होने के कारण क्या कि अभी ये क्या है कि चूंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस जो वहां आदि सागर है, उस आदि सागर में बहुत सारे प्रेजेंट है, तो वो उनका भक्षण करके अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आदि सागर वो भी कम होना शुरू हुआ, कहीं कहीं पर स्थल भी बनना शुरू हो गए, कहीं कहीं पर स्थल बनना शुरू हुए तो कुछ स्थलीय भी होना शुरू हुए, कुछ जलीय थे कुछ स्थलीय होना शुरू हुए। इस तरह से यहाँ पर परिवर्तन इवोल्यूशन होता था और इस इवोल्यूशन की देन है कि यहाँ पर ट्रू बैक्टीरिया की उत्पत्ति। लेकिन ये बैक्टीरिया कैसा था? ये बैक्टीरिया अभी हेट्रोट्रॉप था क्योंकि ये परपोषित था, इसमें कुछ ऐसे लक्षण भी नहीं थे कि जो उसको जो है रासायनिक पदार्थ, जो उसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी उपलब्धता है, अभी वहां पर जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत अधिक मात्रा में उसका भक्षण करता है। लेकिन कब तक करेगा तो उसको देखेंगे। यहाँ पर भक्षण कर ले रहा है। 7वें स्टेप में क्या हुआ? 7th स्टेप। 7वें चरण की अगर बात किया जाए तो अब इस बैक्टीरिया में चूंकि लगातार जो है अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर प्रक्रियाएं हो रही हैं। कैसी हो रही हैं कि ये जो जीवाणु या जो भी बना है उस समय का जो प्राइमोर्डियल लाइफ था, जो परिवर्तित हुआ, जो प्रोकैरियोट्स जीव थे जिसमें केंद्र बहुत डेवलप नहीं था, बहुत ही कुछ ही ऑर्गेनेल्स बने थे। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस इवोल्यूशन के दौरान जो प्रोटीन थे या अन्य जो पदार्थ थे, उस इवोल्यूशन के समय जो है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स भी बनना शुरू हो गए थे। तो इस तरह से ऑर्गेन्स बना और प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो प्रोकैरियोटिक जीव क्या करता था? केवल कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करता था। तो कार्बनिक पदार्थ का भक्षण करते 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 क्योंकि उसी पर निर्भर है, एक समय ऐसा आया कि इनकी संख्या बढ़ गई और कार्बनिक पदार्थों की संख्या घट गई। सपोज करिए कि जैसे आज का आधुनिक समय है, आधुनिक समय में हम लोग भोजन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि सभी शाकाहारी हैं, तो अब या मान लेते हैं मांसाहारी है, सभी मांसाहारी हैं, सभी मांस का भक्षण कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय ऐसा है कि मांस वहां पर समाप्त होने लगे, मानी मांस से अधिक जो है वहां पर जो है जो उसके भोजन उससे अधिक जो है उसके कंज्यूमर हो जाए। अब कंज्यूमर की संख्या अगर अधिक हो जाएगी तो निश्चित रूप से उपभोक्ता की संख्या घटेगी, तो वो अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुणों के परिवर्तन होगा और वो जो है शाकाहारी जीवन अपनाएंगे, शाकाहारी है तो मांसाहारी जीवन अपनाएंगे। इस प्रकार से प्रतिक्रिया यहाँ पर चलती है। अपने सभी जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ अपने शरीर में बदलाव लाते रहते हैं। तो संभवतः इसमें भी कुछ इस प्रकार का बदलाव हो, क्योंकि उस समय तक ऑर्गेनिक सब्सटेंस अधिक मात्रा में था। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस अधिक मात्रा में है, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में था, उसका भक्षण करते गए और उनकी संख्या बढ़ती गई, ऑर्गेनिक पदार्थों की संख्या घटती गई। तो इस प्रकार यहां पर क्या हुआ, अब उसमें कुछ परिवर्तन लाना शुरू किए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस समाप्त हो गया, तो अब कुछ इस प्रकार से ऑर्गेन्स बनना शुरू हो गए उसके शरीर में कि जिससे कि वहां पर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सके। यानी पहले क्या होता था, पहले कीमोसिंथेटिक चलता था। तो उस कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, जैसे CO2 है प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इस हाइड्रोजन सल्फाइड को ये जो है कन्वर्ट कर देते हैं और C6H12O6 और प्लस H2O प्लस सल्फर, तो उसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 6 और ये 12। तो ये यहां पर जो है पहले यहां पर क्या होता था, कीमोसिंथेटिक प्रोसेस होती थी, एक रासायनिक संश्लेषी प्रोसेस होता था। इस कीमोसिंथेटिक प्रोसेस में प्रक्रिया में यहां पर क्या हुआ कि लगातार जो है इसमें जो भोजन था हाइड्रोजन सल्फाइड था उसको विघटित करते थे। फिर धीरे धीरे क्या, चूंकि मैग्नीशियम उपस्थित था, तो जो मैग्नीशियम पोरफायरिन था, मैग्नीशियम
जो पोरफायरिन रिंग था अब ये कन्वर्ट होने लगा है, ये कन्वर्ट हो करके ये यहां पर क्लोरोफिल के समान स्ट्रक्चर बना लिया, जस्ट लाइक क्लोरोफिल। मतलब आज का जो क्लोरोफिल है हाई ट्रांसपेरेंट वैसा नहीं था, ये क्लोरोफिल के समान संरचना बनाए, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल क्या था, जिसको हमने नाम दिया बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बना। क्योंकि ये आज का जो ये समय बात करें, जो आधुनिक समय के जो हायर प्लांट्स है उसके क्लोरोफिल से भिन्न है, क्योंकि हायर प्लांट में क्लोरोफिल पाता है वो बाइलैमिनेट होता है, ये यूनिलैमिनेट होता है। तो कुछ क्लोरोफिल के समान स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। तो अब इस क्लोरोफिल के समान स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, तो अब ये क्या किया कि जो CO2 और H2O जो जल था उसको आपस में क्रिया करा करके भोजन बनाना शुरू किया। यानी अब यहां पर स्टार्ट क्या हुआ, जो CO2 था और प्लस H2O, ये CO2 और H2O क्रिया जब हुआ यहां पर, तो ये अपना भोजन बनाया, जल बना, और साथ में यहां पर क्या बना, O2 बना। ये इसको बैलेंस कर लेते हैं और इस प्रकार से O2 बना। अब ये जो O2 बना, ये O2 यहां से रिलीज हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज हुआ। सातवां स्टेप ने बताया था कि सातवां स्टेप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम लोग सातवें स्टेप पर ही चले, तो ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं। सातवें स्टेप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं इसका हेडिंग नहीं लिखा, इसका हेडिंग है, अगर स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, हेडिंग इसकी जो है सातवें स्टेप की हेडिंग, सेवंथ स्टेप जो है इसकी हेडिंग हमने जो है छोड़ दिया। तो सातवें स्टेप की जो हेडिंग है इसको हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफिज्म, ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफिज्म। अब यहां पर क्या हुआ कि इस सातवें चरण में क्या हो रहा है कि अब यहां स्वपोषी होना शुरू हुआ। कैसे, क्योंकि अभी क्या था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, लेकिन बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस घटे गए, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अब यहां ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना करके अपना भोजन प्राप्त करना शुरू किया। तो यहां पर प्रयोग क्या करता था, सोलर एनर्जी, प्रयोग क्या करता, सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर वहां पर बहुत ज्यादा, क्योंकि बीच में कुछ था नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई भी आवरण नहीं था, तो लगातार उससे जो सूर्य के प्रकाश अल्ट्रावायलेट रेस थी उसका उपयोग करके यहां पर बना। अब ये ऑक्सीजन जो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हुआ, इसी ऑक्सीजन को हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के नाम से, इसी को जानते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ, ऑक्सीजन क्रांति हो गई, क्योंकि लगातार इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता रहा। तो एक समय ऐसा आया कि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो गई। अब ये ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक हो गई तो ये ऑक्सीजन उड़ करके पहुंच गया कहां पर, हमारे लगभग जो है एबव द 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर, एबव द 15 किलोमीटर कह सकते हैं, लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के अप्रॉक्स 17 किलोमीटर का जो है एक मोटा सा थिक लेयर बना लिया, एक थिक लेयर बना लिया। और इस थिक लेयर को हम लोग नाम जानते हैं, इसी को कहते हैं ओजोन लेयर, इसी को कहते हैं ओजोन लेयर। तो जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से जुड़ करके, ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से जुड़ करके O3 अर्थात ओजोन का निर्माण कर लिया। तो इस तरह से अब क्या हुआ, जो हमारी पृथ्वी थी, यह मान लेते हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ भी नहीं था, ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में क्या था, अब कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, एक और बन गया, ये यहां पर क्या है, एक और बन गया, 15 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर गया और एक यहां पर ओजोन लेयर बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर। हालांकि इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर के भी नाम से जो है कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में अधिकांश जो ओजोन का है वो स्ट्रेटोस्फीयर में, ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो ये ट्रोपोस्फीयर से स्टार्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो इसको वो ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। अब जब ओजोन लेयर बन गया, यानी अब जो सनलाइट डायरेक्ट आ रही थी अब वो यहां से टकराना शुरू हो गया, अब कुछ यहां पर, तो इस तरह से जो इसके 99% जो अल्ट्रावायलेट रेस था वो यहां पर अब प्रवेश नहीं की, जो अल्ट्रावायलेट रेस था ये अल्ट्रावायलेट रेस अब यहां पर प्रवेश नहीं किया। 99% अल्ट्रावायलेट रेस अब हमारी पृथ्वी पर नहीं आता, कुछ भाग आते हैं। तो इस तरह से अब क्या हुआ, अब पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन भी उत्पन्न हो गया,
यानी जो दूसरे चरण में ऑक्सीजन समाप्त हो गया था, अब वो इस चरण में ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। अब ऑक्सीजन जब आना शुरू हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब यहां पर जो हमारी पृथ्वी जो रिड्यूस्ड स्टेट में थी, अब ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट टू ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इस तरह से जो अपचायक दशा में था हमारा इस पृथ्वी, वो अब ऑक्सीजन कारक हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया। ऑक्सीजन उपलब्ध होकर के क्या किया, एक तो ऑक्सीजन जो है अब एक परमाणु से क्रिया करके ओजोन लेयर बनाया, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है, लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उसको नाम दिया ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को हम लोग जो है सुरक्षात्मक आवरण के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और जान लें कि ओजोन लेयर में कहते हैं कि होल हो गया, होल नहीं होता है, वो थोड़ा पतला हो जाता है गर्म जो है, जब उसमें क्लोरीन जाकर रिएक्ट कर जाता है। तो ओजोन की जो परत बन गई, उसके कारण क्या, पृथ्वी की जो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें थी जो आ रही थी डायरेक्ट, अब वो आना बंद हो गया। मतलब कि अब एक वातावरण ऐसा बना कि जहां का टेम्परेचर अब बहुत ही कम हो गया, यानी टेम्परेचर अब यहां पर धीरे धीरे कम होने लगा। टेम्परेचर कम हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वहां पर आदि सागर थे, वो वहां पर आदि सागर के रूप में परिवर्तित हुए, कुछ स्थल बन गए। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें भौगोलिक जो है गतिविधियां होती गई। उस भौगोलिक गतिविधियों के कारण जो है वहां पर बहुत सारे परिवर्तन हुए और ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया, यानी कि ऑक्सीकारक हो गया। यानी अब यहाँ पर जीवों का विघटन होना शुरू हुआ। अर्थात अब यही माना जाता है कि जो आधुनिक जो ये है हम लोग का जो पढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न जो थ्योरी है, इस मॉडर्न थ्योरी का ये भी मानना है कि अब इस चरण के बाद जो है नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं, और ऐसा संभवतः 2.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यह भी माना जाता है कि ऐसा संभवतः 2.7 अरब वर्ष पूर्व ये प्रक्रिया हुई थी। और उसके बाद जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल जो जीवित कोशिकाओं से ही बन सकती थी। जब जीवित जीव थे वो जीवित कोशिकाएं सजीव से सजीव बन सकता था, अब निर्जीव से सजीव नहीं बन सकता था, ये इन्होंने कहा। तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में जैसे आया, अब ऑक्सीकारक हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, अब इसमें विघटन भी शुरू हो गया। अभी तक क्या था, अभी तक केवल कंस्ट्रक्शन था, डिस्ट्रक्शन नहीं था। अब कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन क्रांति और यहाँ पर कुछ ऑटोट्रॉपिक जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया। यानी अब इस प्रकार के बैक्टीरिया बने जिसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जिसको लोग बैक्टीरियो परक्यूरिन, बैक्टीरियो बेरेडिन, क्लोरोबियम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार के जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कह सकते हैं, उसको नाम दिया गया है। तो ये यहाँ पर जस्ट लाइक के क्लोरोफिल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना, दैट इज आल्सो नोन एज बैक्टीरियल क्लोरोफिल। इट इज आल्सो नोन एज बैक्टीरियो परक्यूरिन, बैक्टीरियो बेरेडिन, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो ये जो यहाँ पर बना, इसके कारण क्या हुआ, ये जो है जो बैक्टीरिया थे अब वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के आ गए, वो स्वपोषी हो गए 7वें चरण में। और इसी स्वपोषी का देन है कि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपस्थित हो गया, और इस ऑक्सीजन के कारण जो है जो पृथ्वी था वो ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया। अर्थात यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों प्रोसेस होगा। यानी अब स्टार्ट करते हैं लास्ट स्टेप, 8वां चरण। 8वें चरण पर चलते हैं। 8 स्टेप, 8 स्टेप। 8वां चरण, इसके नाम है ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, यानी यहां पर अब यहां पर यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति होना शुरू। यानी जो यहां पर बना हुआ था, क्या बना था, एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बना था। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्योंकि पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, ये भी पता है कि ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स की उपस्थिति होना शुरू, क्योंकि अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन होता गया। और इस परिवर्तन होने से कुछ प्रोटिस्टियन ऑर्गेनेल्स की उत्पत्ति हो गई, यानी कुछ प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हो गई, जिसे हैकेल ने प्रोटिस्टा नाम दिया था। और यही प्रोटिस्टा जो था वो यूनिसेलुलर था, लेकिन इसमें क्या था कि ये यूकैरियोटिक नेचर का होता है, ये यूकैरियोट्स नेचर का होता है।
इस प्रकार से जो प्रोकैरियोट थे उसमें लगातार इवोल्यूशन के दौरान जो है जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ और प्रोटिस्टा में बना। अब उस प्रोटिस्टा के द्वारा फिर धीरे धीरे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उस यूनिसेलुलर अर्थात यहाँ पर जो यूकैरियोट्स तो बन गया, क्या बन गया, यूकैरियोट्स जीव तो बन गए यहाँ पर। तो इस यूकैरियोट्स जीव से यहाँ पर अब धीरे धीरे लगातार इस इवोल्यूशन के द्वारा इवोल्यूशन होता गया और जो है विकास के परिणाम स्वरूप नए नए अंग बनना शुरू हो गए और इस नए नए अंग बनने भी लगे और साथ में जो है जो यूनिसेलुलर था अब उसके बीच में संग्रहण होने लगा, आपस में जाकर के जुड़ने लगे और इस प्रकार से जो यूनिसेलुलर था वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया जो कैसा था वो भी यूकैरियोट्स ही था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो है बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इसको सिद्ध किए थे स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग से। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट भी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये जो पूरा टॉपिक था इस तरह से हम लोग का यानी यूकैरियोटिक उत्पत्ति हुई, फिर यूकैरियोटिक में भी जो है यहाँ पर फंजाई प्लेंटी पौधे की उत्पत्ति हुई, फिर बाद में जीवों की कुछ जंतुओं की उत्पत्ति हुई और सबसे अंतिम में अगर किसी की उत्पत्ति हुई है तो वो माना जाता है ह्यूमन की उत्पत्ति सबसे अंतिम में हुई। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य क्या है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस बड़े वृक्ष पर एक उसकी सबसे नई शाखा पर लगा हुआ फल जो अभी नया नया बना है वो होता है मनुष्य, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति अभी बहुत ही हाल ही में हुई है। तो इस तरह से लगभग माना जाता है कि अगर वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो लगभग 10,000 साल पहले की घटना है, ये माना जाता है वैज्ञानिकों के मतानुसार हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है एक यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई और इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर हुई जो लगभग 4.7 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी बना और उसमें परिवर्तन हुआ और सबसे जो ये लेयर आया ये 2.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ और उसमें विभिन्न प्रकार के इवोल्यूशन के समय जो विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। और ऐसा माना जाता है कि अभी भी इवोल्यूशन चलता चल रहा है, अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है। हो सकता आज ये है, आज के 1 लाख साल बाद क्या होगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं। हो सकता 1 लाख वर्ष बाद कोई और परिकल्पना, कुछ और प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो जो हो सकता है मनुष्यों से भी ज्यादा विध्वंसक हो, मनुष्यों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो, मनुष्य से ज्यादा भी शक्तिशाली हो। तो इस प्रकार लगातार ये इवोल्यूशन चलता रहता है। तो ये आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको हम मॉडर्न थ्योरी के नाम से, आधुनिकवाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर का प्रयोग है, उस स्टैनले मिलर के प्रयोग को हम लोग अगले पार्ट से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।